तो देखिए सभी स्टूडेंट्स को एक बार फिर से गुड इवनिंग। और देखिए यहाँ पर हम आज की इस लाइव सेशन में देखिए यहाँ पर हम यूनिट 5 की हम बात करेंगे। और इससे पहले देखिए मैंने आपको एक 3rd यूनिट और एक 4th यूनिट इसके कॉन्सेप्ट बताए हैं और देखिए एक एक क्वेश्चन भी हमने सोल्व किया है। 2 यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। और देखिए इस यूनिट 5 में सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम इम्पैक्ट की बात करेंगे। तो देखिए इम्पैक्ट की डेफिनेशन को आपको समझना है, इम्पैक्ट होता क्या है। तो आप हेडिंग डालें इम्पैक्ट। और देखिए यहाँ जो टकराने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, इम्पैक्ट कहते हैं, संघट कहते हैं। तो देखिए ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और देखिए इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर देखने पड़ेंगे। तो देखिए कोटा यूनिवर्सिटी की बात करें तो कोटा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये है यूनिट नंबर 5 और यूनिट 5 में हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे इम्पैक्ट। तो देखिए आप ये टॉपिक हेडिंग डालें आप। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये इम्पैक्ट होता क्या है। देखिए दो बॉडी आपस में टकराती है इस तरह से, कोई से भी दो पिंड हम मान लेते हैं। ये जब आपस में टकराते हैं, जब आपस में ये स्ट्राइक करते हैं तो ये जो स्ट्राइक की जो प्रोसेस है इसी को हम क्या कहते हैं, इम्पैक्ट कहते हैं या फिर कोलिजन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब ये पिंड आपस में टकराते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट होगा इसमें देखिए कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे ही आपस में टकराएंगे तो देखिए टकराने से पहले इनकी वेलोसिटीज क्या है, इनके वेग क्या है, टकराने के बाद इनके वेग क्या हो जाते हैं, किस डायरेक्शन से ये आपस में टकरा रहे हैं और किस डायरेक्शन पे ये टकराने के बाद जाएंगे। तो देखिए इन सब बातों पे यहाँ पर डिस्कस करना। ये जो पॉइंट होता है देखिए यहाँ पर जैसे हम दो बॉडी ले लेते हैं, दो पिंड हम ले लेते हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। और दो बॉडी जब आपस में टकराती है तो देखिए ये जो पॉइंट होगा ये होता है देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, संपर्क बिंदु हम कहते हैं इसे। क्योंकि यहां पर इस बिंदु P पर, पॉइंट P पर दोनों आपस में टकराए तो ये जो टकराने की जो प्रोसेस होती है इसको तो हम क्या कहते हैं, इम्पैक्ट कहते हैं। और यहां पर जिस पॉइंट पर टकराते हैं वो कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखिए छोटी छोटी बात तो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो देखिए इन सब बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बाद यहाँ पर ये जो लाइन होती है इस तरह से, यहाँ पर देखिए इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट संपर्क बिंदु पर ये जो इस तरह से हम एक लाइन बनाते हैं ये कहलाती है कॉमन टेंजेंट। क्या कहलाती है, कॉमन टेंजेंट, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ठीक है, ये कॉमन टेंजेंट हो गई। देखिए अभी आपको डायग्राम नहीं बनाना है, एक 1 बाय 1 करके हम एक एक की डेफिनेशन लिखेंगे, समझेंगे। तो ये हो गई कॉमन टेंजेंट और यहां पर ये जो होती है ये होती है लाइन ऑफ इंपैक्ट, संघट रेखा कहलाती है ये लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो ये इंपैक्ट लाइन है और ये हो जाती है कॉमन टेंजेंट। और यहां पर देखिए इसको हम कॉमन नॉर्मल भी कह सकते हैं क्योंकि देखिए आपको ये पता होगा कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाने वाली जो लाइन होती है वो होती है नॉर्मल। तो यहाँ पर ये उभयनिष्ठ अभिलंब भी है। ठीक है, इसको हम उभयनिष्ठ अभिलंब भी कह सकते हैं, कॉमन नॉर्मल। और ये है संघट रेखा, लाइन ऑफ इंपैक्ट। और ये वाला पॉइंट कहलाता है संपर्क बिंदु। अब देखिए जब ये आपस में टकराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इस पॉइंट P पर इनका जो आकार है वो विकृत हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है। तो जैसे ही विकृत होगा तो यहाँ पर देखिए एक इनर नेचुरल फोर्स, आंतरिक प्राकृतिक बल उत्पन्न होता है और उस वजह से यहाँ पर देखिए ये जो बॉडी है वापस अपनी ओरिजिनल शेप में, अपनी मूल अवस्था में आ जाती है। और इस तरह की जो बॉडी है, इस तरह के जो पिंड है वो कहलाते हैं प्रत्यास्था पिंड। क्या कहलाते हैं, प्रत्यास्था पिंड, इलास्टिक बॉडी जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, जैसे ही आपस में यहाँ पर देखिए टकराएंगे तो टकराने के बाद यहाँ पर
इनका जो पार्ट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के आसपास का, तो वो क्या होता है, विकृत हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर इनर नेचुरल फोर्स डेवलप हो जाता है और ये फोर्स इनको वापस अपने ओरिजिनल शेप में लाने का प्रयास करता है और इससे क्या होता है कि ये बॉडी वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है, मूल अवस्था में आ जाती है। तो देखिए इन सब बातों को आप अच्छे तरीके से समझते होंगे, फिजिक्स में आपने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर देखिए इन सब कॉन्सेप्ट पे हमें 1 बाय 1 डिस्कस करना है। और यहाँ पर देखिए जैसे ये आपस में टकराएंगे तो इस पॉइंट पे इनके आकार में परिवर्तन होगा और आकार में परिवर्तन होने में लगा समय क्या कहलाता है, संपीड़न काल कहलाता है, पीरियड ऑफ कंप्रेशन। ठीक है। और इसके अलावा जैसे ही वापस अपनी मूल अवस्था में आते हैं, ओरिजिनल शेप में आते हैं, तो उसका जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो यहाँ पर देखिए संपीड़न काल क्या होता है, प्रत्यानयन काल क्या होता है, ये सब देखिए आपने 11th-12th में पढ़ रखा, कोई नई बातें नहीं है। ठीक है। तो देखिए ये जो भी मैंने आपको ये छोटी छोटी बातें बताई है, इन सब बातों को हमें डिटेल में लिखना है। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, देखिए इंपैक्ट की, इंपैक्ट होता क्या है। तो लिखिए आप, जब दो पिंड आपस में टकराते हैं तो टकराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इंपैक्ट कहलाती है, संघट कहलाती है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। इंपैक्ट का मतलब होता क्या है, जब दो बॉडी आपस में देखिए स्ट्राइक करती है, तो ये जो पोजीशन है, ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इंपैक्ट कहते हैं, आपस में टकराने की प्रोसेस को। तो यहाँ पर देखिए इंपैक्ट तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक जनरल सा वर्ड है, आप सभी जानते हैं। अब इंपैक्ट होती है तो देखिए किसी न किसी पॉइंट पर इंपैक्ट होती है, जिस पॉइंट पर इंपैक्ट होती है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो देखिए छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आप हेडिंग डालें संपर्क बिंदु, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ध्यान रखना, देखिए काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है और इसमें देखिए फुल क्वेश्चन आता है एग्जाम में और सीधे 15 मार्क्स में। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये वाला टॉपिक और काफी देखिए मजेदार भी है। और देखिए डायनेमिक्स में ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और यहाँ पर देखिए हमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। काफी अच्छा चैप्टर है, लिखिए आप। तो मैंने अभी क्या बताया, दो बॉडी है आपस में स्ट्राइक करेगी तो ये प्रोसेस क्या हो जाती है, इंपैक्ट या फिर कोलिजन भी इसे हम बोलते हैं। और जिस पॉइंट पर इंपैक्ट होती है वो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है। तो लिख लीजिए आप, ये बात भी लिख लीजिए, क्योंकि देखिए कभी कभी देखिए ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंपैक्ट। तो सिंपल सी बात है ना। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो लिखिए आप, संपर्क बिंदु क्या होते हैं, जब दो पिंड जिस बिंदु पर टकराते हैं। तो यहां पर देखिए हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दो पिंड आपस में जिस पॉइंट पर टकराते हैं और उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लिख लीजिए आप, जिस बिंदु पर टकराते हैं उसी को हम संपर्क बिंदु कहते हैं। अब देखिए बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है और देखिए ये कॉमन डेफिनेशन है, इनमें कोई ऐसा कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि इतना सिंपल है क्या डायनेमिक्स, और वास्तव में जिस तरह से हम ये डेफिनेशन देख रहे हैं इसी तरह से देखिए बहुत सिंपल आपको ये वाला टॉपिक लगेगा। लेकिन देखिए क्या है कि हर एक छोटी छोटी बातों को देखिए लिखना होता है और हर छोटी छोटी बातों को समझना होता है। जब हम छोटी छोटी बातें समझते हैं तो बड़ी बड़ी बातें भी बहुत आसानी से समझ जाते हैं।
तो चलिए लिख लीजिए आप, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट संपर्क बिंदु की परिभाषा ये रही। अब इसको देखिए आगे हम ले चलते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ठीक है, ये दो डेफिनेशन आप लिख लीजिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अभी हम डायग्राम में भी बनाएंगे, देखिए वैसे मैं डायग्राम बता चुका हूं आपको, शुरू में मैंने कुछ बताया भी था आपको। अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए यहाँ पर इम्पैक्ट क्या हो गई, प्रोसेस हो गई, है ना। दो बॉडी आपस में स्ट्राइक करती है तो इस प्रोसेस को हम इम्पैक्ट कहते हैं। जिस पॉइंट पे टकराती है, जिस पॉइंट पे इम्पैक्ट होती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब उसके बाद देखिए हम बात करेंगे यहाँ पर इम्पैक्ट लाइन, लिखिए आप हेडिंग डालें लाइन ऑफ इम्पैक्ट। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और यहां पर देखिए आपको एक बात मैं बताता हूं, हम यहां पर देखिए सिंपल टू हार्ड ये पढ़ने का तरीका होता है। पहले सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट समझे जाते हैं और फिर देखिए हम डीप में जाते हैं। तो बिल्कुल छोटी छोटी बातें आप लिखते चले। लाइन ऑफ इम्पैक्ट, संघट रेखा होती क्या है। तो देखिए कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस की बात करें तो ये है यूनिट नंबर 5 और जिसमें देखिए सेक्शन सी में आपको मैं बता देता हूं, सेक्शन सी में सीधा 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और सेक्शन सी में, और अगर हम सेक्शन बी पे आ जाएं तो सेक्शन बी में एक क्वेश्चन देखिए इम्पैक्ट से जरूर मिलता है, वहां पर आपको 7 मार्क्स मिलते हैं। और देखिए 2 क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में इम्पैक्ट से मिलते हैं इस यूनिट से, तो वहां भी देखिए 2 मार्क्स वहां भी मिल जाते हैं। तो इस तरह से देखिए आपको 25 मार्क्स आपको मिल जाते हैं आउट ऑफ 75। तो देखिए एक बहुत बड़ी बात है कि अगर हम इम्पैक्ट को अच्छे से कवर करें तो लगभग देखिए 33% तो हम इजीली यहाँ पर बना लेते हैं। तो देखिए डायनेमिक्स बहुत अच्छा, देखिए बहुत अच्छी बुक है और काफ़ी देखिए इसमें अच्छी अच्छी बातें भी हमें सीखने को मिलती हैं। और इसको पढ़ने के बाद देखिए फिजिक्स का जो पोर्शन है वो काफ़ी आपको सिंपल लगेगा। जब भी हम काइनेटिक्स की बात करेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन, तो ये सारे कॉन्सेप्ट देखिए काफ़ी अच्छे हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि इम्पैक्ट लाइन होती क्या है। पहले हम एक छोटा सा डायग्राम हम बनाएंगे, और डायग्राम तो देखिए छोटे छोटे ही बनाए जाते हैं। ये लीजिए, ये एक बॉडी है और एक ये दूसरी बॉडी है। देखिए इस तरह के बहुत सारे डायग्राम हमें बनाने हैं। कोई भी नई बात हम सीखते हैं तो देखिए बिल्कुल कूल माइंड से आप सीखें, और कोई भी कंफ्यूजन होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके मुझे बता दें। देखिए दोनों बॉडी आपस में टकरा रही है, तो यहाँ पर सपोज कीजिए यहाँ जनरली स्पेयर ही हम लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए गोले इस तरह से आपस में टकराएंगे, स्मूथ स्पेयर हम यहाँ पर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए फ्रिक्शन, घर्षण को हम बीच में नहीं लाएंगे। क्योंकि जब फ्रिक्शन होता है तो देखिए एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है, वो स्टैटिक्स में पढ़ेंगे हम देखिए फ्रिक्शन। लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखिए हम स्मूथ बॉडी की बात करते हैं, यहाँ पर फ्रिक्शन को बीच में हम नहीं लाते, ठीक है। तो इस डायनेमिक्स में यहाँ पर फ्रिक्शन को दूर ही रखें, उसकी बात यहाँ पर नहीं करेंगे। जो भी हम बॉडी देखेंगे, जो भी पिंड हम देखेंगे वो बिल्कुल चिकने होंगे, स्मूथ होंगे, उन्हीं की हम बात करेंगे। और जहाँ पर देखिए चिकने पिंड आ जाते हैं तो वहाँ पर देखिए घर्षण बिल्कुल 0 होता है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में स्पेशली ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो देखिए ये 2 स्मूथ बॉडी है और यहाँ पर देखिए ये आपस में टकराएगी, तो टकराएगी तो ये तो हो गया देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब देखिए इम्पैक्ट लाइन होती क्या है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट देखिए यहाँ देखिए इस तरह से, और ये क्या होती है, देखिए ये है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, कॉमन टेंजेंट। तो देखिए ये कॉमन टेंजेंट है। चलो मैं इसको पूरा ही बना देता हूं, ये लीजिए डायग्राम आप बना लीजिए। तो देखिए यहां पर ये है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, कॉमन टेंजेंट। तो देखिए कॉमन टेंजेंट है, ये इस बॉडी की भी टेंजेंट है तो उसकी भी टेंजेंट है। और यहां पर देखिए इस कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो भी लाइन है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाने वाली। और देखिए एक बात मैं बता दूं आपको, ये जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, जो कॉमन टेंजेंट आप देख रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर कितनी लाइंस हो सकती है, बहुत सारी लाइंस हो सकती है। देखिए ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी है, ये भी है, बहुत सारी लाइंस हम बना सकते हैं।
ये जो कॉमन टेंजेंट आप देख रहे हो इसके परपेंडिकुलर बहुत सारी लाइनें हम बना सकते हैं, लेकिन यहां पर देखिए ये कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्पर्श बिंदु से जाने वाली लाइन तो यहां पर यूनिक है, और इसी को हम कहते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट, संघट रेखा। तो देखिए संघट रेखा की परिभाषा क्या हुई, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के लंबवत संपर्क बिंदु से जाने वाली रेखा। वही वाली बात है यहाँ पर, एक स्पर्श रेखा के परपेंडिकुलर तो बहुत सारी लाइंस होती है, लेकिन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाती है उसी को तो हम नॉर्मल कहते हैं, उसी को अभिलंब कहते हैं। तो यहाँ पर इसे हम उभयनिष्ठ अभिलंब भी कह सकते हैं। तो इसे आप कॉमन नॉर्मल की कह सकते हो, या कॉमन नॉर्मल नहीं कहो तो फिर आप लाइन ऑफ इंपैक्ट भी कह सकते हो। देखिए छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन भी आप लिखिए। तो यहां पर ये जो आप देख रहे हैं ये वाली लाइन क्या होगी, देखिए यही है संघट रेखा, लाइन ऑफ इंपैक्ट। और इस लाइन को देखिए हम उभयनिष्ठ अभिलंब भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉमन नॉर्मल भी कहते हैं। तो देखिए दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ऑब्लिक में लिखें आप उभयनिष्ठ अभिलंब, कॉमन नॉर्मल। और देखिए यहां पर अगर ये स्पेयर हो जाए, सपोज कीजिए ये भी स्पेयर है ये भी स्पेयर है, ये दो गोले हैं, सपोज कीजिए अगर दो गोले हमें दे दिए जाएं तो जो नॉर्मल होता है वो उनके सेंटर से पास होता है। ये जो नॉर्मल है देखिए यहाँ ये C1 है, इसका सेंटर C1 ले लीजिए, इसका सेंटर C2 ले लीजिए। अगर ये गोले हैं, गोले आपस में जब टकराते हैं तो वहां पर जो संपर्क बिंदु होता है उस पर अभिलंब उनके केंद्रों से गुजरता है, सेंटर से पास होता है। तो इसे हम सेंट्रल लाइन भी कह सकते हैं, केंद्रीय रेखा भी कह सकते हैं, जो सेंटर से पास होती है। ठीक है, इसका तीसरा नाम हो जाएगा। तो हमें देखिए यहाँ पर कोई कंफ्यूज नहीं होना है, सेंट्रल लाइन कहें या लाइन ऑफ इंपैक्ट कहें या फिर कॉमन नॉर्मल कहें, तीनों का एक ही मतलब है। ठीक है, तो चलिए डायग्राम आप बना लीजिए, फिर इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। तो देखिए इंपैक्ट लाइन की डेफिनेशन हम किस तरह से देंगे, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, स्पर्श रेखा के लंबवत संपर्क बिंदु से जाने वाली रेखा, लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, है ना, कॉमन टेंजेंट। तो लिखिए आप जब दो पिंड आपस में टकराते हैं। तो देखिए टकराने की बात तो हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर देखिए हम इंपैक्ट हम देख रहे हैं। तो देखिए टकराते हैं तो उनके संपर्क बिंदु पर, उनके संपर्क बिंदु पर ये रहा देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसी को हम क्या कहते हैं, संपर्क बिंदु। ठीक है, वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं, बता रखा मैंने। ठीक है, तो देखिए उनके संपर्क बिंदु पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के जो लंबवत रेखा है, क्या कहलाती है, इंपैक्ट, लाइन ऑफ इंपैक्ट। नोट कर लीजिए आप, संघट रेखा कहलाती है। तो देखिए लाइन ऑफ इंपैक्ट सिंपल सी बात है, देखिए पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड परपेंडिकुलर टू कॉमन टेंजेंट। तो यहाँ पर देखिए कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर और किससे पास हो जाए, यहाँ पर देखिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होने वाली जो कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन है वही क्या हो जाएगी यहाँ पर, लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो देखिए बिल्कुल छोटी छोटी डेफिनेशन है और इन सब बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, मानो या ना मानो ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो चलिए आप ये नोट कर लीजिए। और देखिए इसके बाद हम आगे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए दो तरह से इंपैक्ट होती है, इंपैक्ट भी देखिए दो तरह से होती है। देखिए बॉडी एक तो
बिल्कुल आमने सामने की टक्कर, हम बोलते हैं ना कि वो तो आमने सामने टकरा गए। और एक होती है देखिए तिरछी टक्कर, तिरछी टक्कर हो जाती है ना। तो यहाँ पर देखिए हमें दो तरह की हमें इम्पैक्ट देखनी है। एक होती है डायरेक्ट इम्पैक्ट जो कि काफ़ी खतरनाक होती है। देखिए कई तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं, तो जब डायरेक्ट इम्पैक्ट होती है तो कहते हैं ना परखच्चे उड़ गए, तो वो सीधी डायरेक्ट इम्पैक्ट होती है। और एक होता है देखिए ओब्लिक इम्पैक्ट, तिरछी टक्कर या फिर उसे हम तिर्यक टक्कर भी कहते हैं। ओब्लिक इम्पैक्ट में क्या होता है देखिए लॉस कम होता है। तो देखिए इन सब बातों पर हमें डिस्कस करना है। और देखिए इस तरह से बहुत तरह की हमें इम्पैक्ट यहाँ पर देखनी है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमें यहाँ पर देखने हैं। और काफ़ी बेहद ज़बरदस्त यूनिट है, बहुत अच्छी यूनिट है। चलिए आगे हम बात करेंगे। लिखें आप डायरेक्ट इम्पैक्ट। सीधी टक्कर, तो देखिए सीधे सीधे टकरा जाना। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होती क्या है, बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है। और आज देखिए हमें इसी पर डिस्कस करना है केवल। यहाँ पर देखिए हम इस चैप्टर में इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तभी आगे कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट इम्पैक्ट तो ठीक है, आम बोलचाल में हम कहते हैं वो सीधा सीधा टकरा गया, मेरी क्या गलती थी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट होती क्या है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट में देखिए हम यहाँ डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे। मैं थोड़ा सा डायग्राम के आधार पर आपको बता देता हूँ कि डायरेक्ट इम्पैक्ट होती क्या है। देखिए इम्पैक्ट चाहे सीधी हो या फिर तिरछी हो, ओब्लिक हो या फिर डायरेक्ट हो, यहाँ पर देखिए जो टकराने के दौरान जो स्थिति बनती है, टकराने के दौरान इस तरह की स्थिति बनेगी। देखिए चाहे पिंड इधर से इस तरह से टकराए या फिर इस तरह से टकराए, टकराने के समय मैं जस्ट उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब वो टकराते हैं। तो बिल्कुल उस पोजीशन पे टकराने वाले समय पे देखिए इस तरह की कंडीशन बनेगी, वो किसी न किसी पॉइंट पे तो टकराएंगे। तो यहाँ पर देखिए टकराने के पहले इनकी डायरेक्शन क्या थी, टकराने के पहले इनकी डायरेक्शन क्या थी। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक रिमोट है और ये पेन है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को देखिए, अगर हम इस तरह से देखिए ये टक्कर हो रही है तो ये हो जाएगी देखिए डायरेक्ट इम्पैक्ट। अब यहाँ पर देखिए जब ये डायरेक्ट इम्पैक्ट होती है तो यहाँ पर अगर हम लाइन ऑफ इम्पैक्ट संघट रेखा बनाएं तो देखिए यहाँ पर इस तरह से बनेगी। ये इस तरह से लेके चलें आप, ये देखिए फर्स्ट बॉडी है, ये सेकंड बॉडी है, ठीक है। यहाँ तो मैंने देखिए एक रिमोट और पेन लिया था, ये दो स्पेयर मान के चलें, दो गोले हैं। जैसे ही इस तरह से आपस में टकराएंगे इस तरह की पोजीशन बनेगी। तो देखिए ये इस डायरेक्शन में आ रहे थे, यानी इस डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ये है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, यही है संघट रेखा। तो देखिए अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग अगर वो आते हैं और टकराते हैं तो यही डायरेक्ट इम्पैक्ट है, इसी को हम डायरेक्ट इम्पैक्ट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब दो पिंड आपस में टकराते हैं तो टकराने के पहले उनकी डायरेक्शन क्या थी, उनकी डायरेक्शन अगर संघट रेखा की दिशा में हो, दोनों किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, संघट रेखा की दिशा में, तो फिर वो क्या हो जाएगी, सीधी टक्कर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैं देखिए फुल्ली इसे डायग्राम से समझाता हूँ आपको। इस रिमोट को तो रख देते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाली कंडीशन आप देखें, मैं डायरेक्ट इम्पैक्ट को बता देता हूं। देखिए इनिशियल पोजीशन इस तरह से है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह की पोजीशन आप देखें, इस पर थोड़ा सा इमेजिंग करें, इस पर कल्पना करनी है हमें कि एक बॉडी इस तरफ से आ रही है और एक बॉडी देखिए ये इस तरफ से आ रही है। तो देखिए यहाँ पर ये जो इम्पैक्ट है देखिए क्लियर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट है, सीधी टक्कर है। अब देखिए जैसे ये टकराएगी तो उस टकराते समय क्या पोजीशन बनेगी, देखिए टकराते समय क्या पोजीशन बनेगी। देखिए व्हाइट कलर ही रखता हूँ वरना आप कहोगे कि देखिए बॉडी बदल गई है, पिंड बदल गए हैं। ये लीजिए वही व्हाइट कलर के हैं दोनों स्पेयर। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही आपस में टकराएंगे तो टकराने के वक्त देखिए इस तरह की पोजीशन बनेगी। अब यहाँ पर देखिए पहले की वेलोसिटी u1 है, इस डायरेक्शन में है, दूसरे की वेलोसिटी क्या है, u2 है, वो भी इस डायरेक्शन में है। अब आप देख सकते हैं टकराने के वक्त इस तरह की पोजीशन बनेगी। तो देखिए u2 किस तरफ था, u2 देखिए इस तरफ था और u1 इस तरफ था, ये लीजिए। और ये क्या है, देखिए यही तो है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, आपको मैंने बताया था यही तो संघट रेखा है। तो देखिए टकराने के पहले जो इनकी वेलोसिटीज की जो डायरेक्शन है वो मैंने चेंज नहीं की, ये u1 है ये u2 है, और टकराते समय भी देखिए वही पोजीशन है। ये इधर देखिए u2 है और ये क्या है, u1 है। तो देखिए u1 u2 की जो डायरेक्शन है वो देखिए लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग है,
संघट रेखा के अनुदिश है। तो देखिए टकराने के पहले दोनों बॉडी की जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की, वो यदि संघट रेखा की दिशा में है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में है, तो हम ऐसी इम्पैक्ट को क्या कहेंगे, डायरेक्ट इम्पैक्ट कहेंगे। अब ऑब्लिक इम्पैक्ट को यहाँ पर अलग पेज पे हम समझ लेते हैं। देखिए जैसे इधर देखिए आप, मैं ऑब्लिक इम्पैक्ट को यहाँ पे समझाऊंगा, उसके बाद देखिए दोनों डेफिनेशन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसको आप ध्यान से समझे। देखिए तिरछी टक्कर या तिर्यक टक्कर ऑब्लिक इम्पैक्ट होती क्या है। देखिए यहां पर देखिए जैसे ये बॉडी इस तरफ आ रही है और ये इस तरफ आ रही है, तो डायग्राम को देखने से हमें क्या पता लग रहा है। देखिए अगर आप डायग्राम को देखो तो इस डायग्राम को देखकर तो कोई भी बता सकता है ये तो तिरछी टक्कर है, ये इधर आ रहा है, ये उधर से देखिए तिरछी टक्कर इसने लगा दी। तो ये देखिए यहाँ पर ओब्लिक इम्पैक्ट है। अब इस ओब्लिक इम्पैक्ट में देखिए टकराते समय की पोजीशन पे हम फोकस करेंगे। जब ये बॉडी आपस में टकराएगी दोनों, तो देखिए किस तरह की पोजीशन बनेगी। देखिए ये यहाँ पे टकराएगी तो देखिए इस तरह की पोजीशन बन जाएगी। ठीक है, ये इस तरफ आ रही है तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ आ गई और ये मान लीजिए, चलो मैं इस तरह से बना देता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, समझने में आसानी रहेगी। ये लीजिए, अब देखिए आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, यहाँ पर जैसे ही आपस में टकराएगी तो देखिए इस तरह की कहीं ना कहीं कंडीशन बनेगी। ये लीजिए, ये लीजिए, तो ये आई और इधर से टक्कर लग गई। तो देखिए बिल्कुल मैंने उसी तरीके से डायग्राम बनाया है। तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ा और ये इस तरफ आया, तो ये पोजीशन टकराते समय की बात कर रहे हैं, उसी क्षण हम बात कर रहे हैं जिस टाइम पे वो टकराती है। तो इस तरह की पोजीशन बनेगी। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, एक बात बताई थी, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। संघट रेखा क्या होती है, ये कॉमन टेंजेंट और ये हो गई संघट रेखा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गई, संघट रेखा। ठीक है, कॉमन टेंजेंट तो मैं हटा रहा हूं यहां से। ये क्या हो जाएगी, देखिए जो सेंटर से पास हो, सीधी सी बात है, जो बॉडी हमें गिवन है, देखिए दो स्पेयर हमें दिए जाएंगे तो उनके केंद्रों से गुजरने वाली रेखा होती है संघट रेखा, आसान भाषा में। ठीक है, चलिए तो ये लाइन क्या हो गई, देखिए यही है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, यही संघट रेखा है। अब देखिए यहां पर हम दोनों वेलोसिटी की डायरेक्शन को यहां पर इस संघट रेखा के सापेक्ष हम देखेंगे। ये जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर देखिए हम u1 और u2 की डायरेक्शन देखेंगे। तो देखिए यहां पर देखिए u1 की डायरेक्शन ये रही, तो यहां पर देखिए ये फर्स्ट है और ये सेकंड बॉडी है, और ये फर्स्ट है और ये सेकंड बॉडी। अब यहां पर देखिए u1 की डायरेक्शन किस तरफ थी, देखिए u1 इस तरफ से, इसी के पैरेलल में ले लेता हूं, ये लीजिए, ये डायरेक्शन देखिए आप इसके पैरेलल ले लीजिए, थोड़ा सा यहां पर देखिए लगना चाहिए, ये लीजिए। तो देखिए ये u1 था, तो u1 की डायरेक्शन आप ये ले लीजिए, ये है u1। तो देखिए पहली बॉडी की डायरेक्शन तो ये थी, जबकि लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये है ना, केंद्र से गुजरने वाली रेखा संघट रेखा होती। और देखिए u2 मैंने बिल्कुल इस तरह से लिया था, ये आगे बढ़ी थी, इस तरह से ये टकराई थी। तो सपोज कीजिए ये है u2, तो देखिए यहां पर u1 u2 की डायरेक्शन इस लाइन के अलोंग नहीं है, संघट रेखा के अनुदिश नहीं है। तो देखिए यहां पर टकराने के पहले की जो वेलोसिटीज होती है वो अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट संघट रेखा के अनुदिश होती है तो फिर हम उससे क्या कहते हैं, सीधी टक्कर। और संघट रेखा के अनुदिश नहीं है तो हम उसे क्या कहेंगे, तिरछी टक्कर, तिर्यक टक्कर या फिर ऑब्लिक इम्पैक्ट। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही टकरा है तो एक तो देखिए u1 u2 तो इस तरफ था और u1, और इससे पहले देखिए मैंने एक डायग्राम आपको बना के बताया था, ये देखिए ये इस तरफ आ रहा है, ये इस तरफ आ रहा है, और टकराने के बाद देखिए इस तरह की पोजीशन, मतलब टकराने के समय, उसी टाइम की हम बात करेंगे एट प्रेजेंट। तो देखिए उस टाइम पे देखिए ये पोजीशन बनेगी, और अगर हम u1 u2 की डायरेक्शन को यहाँ पर देखिए लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, अगर इसके सापेक्ष अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए ये इधर u2 है, ये उधर u1 है, तो u1 u2 की डायरेक्शन यहाँ पर इम्पैक्ट लाइन के अलोंग है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर ये डायरेक्ट इम्पैक्ट हो गई और ये क्या हो गई, ऑब्लिक इम्पैक्ट। चलिए हम ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, आप लिखें। चलिए इसे तो हटा देते हैं हम, ये तो देखिए समझने वाली बात थी। अब लिखिए आप, यदि संघट से पूर्व पिंडों के वेग संघट रेखा की दिशा में है,
तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम डायरेक्ट इम्पैक्ट, सीधी संघट कहते हैं। कितनी आसान परिभाषा है देखिए। स्ट्राइक से पहले जो वेलोसिटीज है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के पैरेलल हो या लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट इम्पैक्ट। और देखिए यहाँ पर अगली जो डेफिनेशन हम देखेंगे वो देखेंगे ऑब्लिक इम्पैक्ट। तिर्यक टक्कर। और देखिए इतने अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें मिलेंगे, काफी अच्छा टॉपिक है, देखिए बहुत आसान भी है। और देखिए आज अगर ये कॉन्सेप्ट आपको सिंपल महसूस हो रहे हैं, आप इन्हें बिल्कुल सिंपल फील कर रहे हो, तो आने वाला देखिए जो कॉन्सेप्ट होगा वो और भी सिंपल होगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखोगे तो आने वाले टाइम में जब भी हम इसके क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे, चाहे वो एक्सरसाइज के हो या एग्जाम्पल, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाते हैं। और देखिए इसमें दो तीन रूल यहाँ पर अप्लाई होते हैं। एक न्यूटन का जो इम्पैक्ट का जो रूल है वो भी हम यहाँ पे देखते हैं, और उसके बाद यहाँ पर इलास्टिक बॉडी के कुछ हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सिंपल है, वक्त के साथ देखिए आपको पता लग जाएगा। चलिए देखिए ऑब्लिक इम्पैक्ट, तिर्यक टक्कर, तो लिखे आप यहाँ पर, तो देखिए यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं। कितनी अच्छी डेफिनेशन है, और बिल्कुल सेम डेफिनेशन है। इम्पैक्ट लाइन की डायरेक्शन में है, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगी, डायरेक्ट इम्पैक्ट, अदरवाइज ऑब्लिक। चलिए यहाँ पर इसमें थोड़ा सा हम करेक्शन कर लेते हैं, आप ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए। संगत रेखा की दिशा में नहीं है, बस इतनी सी बात करनी है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम तिर्यक ओब्लिक इम्पैक्ट कहते हैं। ये लीजिए, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। दोनों डेफिनेशंस को आप अच्छे से लिखेंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करके जरूर बता देना। तो यहाँ पर देखिए ओब्लिक इम्पैक्ट काफ़ी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और इसके पहले हमने जस्ट ऊपर देखिए डायरेक्ट इम्पैक्ट भी हमने देखी है, तो आप इसे लिखते चलें। अब इसके बाद देखिए हम इलास्टिक बॉडी पे आ जाते हैं। प्रत्यास्था पिंड होते क्या हैं, तो देखिए प्रत्यास्था पिंड की डेफिनेशन भी आपने देखी होगी, और फिजिक्स में देखिए प्रत्यास्था पिंडों को आपने काफी अच्छे तरीके से समझा है। एक तो प्रत्यास्था होती है और एक प्रत्यास्था पिंड होते हैं, दोनों की डेफिनेशन हमें यहाँ पर देखनी है। तो देखिए इलास्टिसिटी और इलास्टिक बॉडी होती क्या है, सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं। बिल्कुल सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। बिल्कुल 11th स्टैंडर्ड की फिजिक्स चल रही है। देखिए अभी हम बीएससी सेकंड ईयर पे नहीं आए हैं, लेकिन क्या होता है देखिए सीधे सीधे अगर बीएससी सेकंड ईयर पे चले जाएं तो देखिए बड़ा कन्फ्यूजन सा हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये छोटी छोटी बातें तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो देखिए थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि इलास्टिसिटी होती क्या है और इलास्टिक बॉडी होती क्या है। देखिए इलास्टिक बॉडी पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। मैंने आपको एक बात बताई थी, देखिए जैसे कोई रबड़ की बॉल हम लेते हैं, तो जैसे उसको देखिए छोड़ते हैं तो वो वापस क्या होती है, टकराने के बाद उछलती है। लेकिन अगर हम देखिए यहीं पे अगर हम मिट्टी की बॉल ले लेते हैं, जैसे मिट्टी की, और उसको अगर हम छोड़ दें तो देखिए वो बिखर जाती है, यानी उसमें इलास्टिसिटी कम होती है। और जिसमें देखिए इलास्टिसिटी होती है तो वहां पर देखिए वो बंधी हुई रहती है, क्योंकि उसका एक रीजन है इनर नेचुरल फोर्सेस, और वापस देखिए वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है। ऐसे पिंड जो इम्पैक्ट करने के बाद देखिए थोड़े से डिफॉर्म हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, लेकिन
टकराने की प्रक्रिया के बाद वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं, अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। तो ऐसी बॉडीज क्या होती है, देखिए इलास्टिक बॉडीज, ठीक है। ये प्रत्यास्था पिंड होते हैं जिसमें देखिए रबड़ की बॉल आ जाती है। और यहाँ पर देखिए ये जो इनका जो गुण होता है, ऐसे पिंडों का जो गुण है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्था। ये प्रत्यास्था एक प्रॉपर्टी है, हम ऐसा कह सकते हैं कि उनका एक गुण है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक स्पेशलिटी होती है इस तरह के पिंडों में। और यहाँ पर देखिए इसका जो इसको हम किस तरह से देखिए यहाँ पर क्लासिफाइड करते हैं। जैसे अगर हम रबड़ की बॉल ले लेते हैं तो देखिए उसमें इलेस्टिसिटी ज़्यादा होती है। और देखिए अगर हम ठोस रबड़ ले लेते हैं तो उसमें देखिए इलेस्टिसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे अगर हम टायर वाला रबड़ ले लेते हैं तो उसमें देखिए और भी कम इलेस्टिसिटी हो जाती है। और अगर हम लोहे का ले लेते हैं तो देखिए और कम, क्या वहाँ तो लगभग जीरो सी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे हम कपड़े की अगर बॉल ले लेते हैं तो देखिए उसमें भी कुछ इलेस्टिसिटी होती है, क्योंकि वो देखिए टकराने के बाद कुछ तो उछलती है। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग जो बॉडी होती है उसमें इलेस्टिसिटी अलग अलग होती है। अब उसको डिफाइन किस तरह से करें, तो देखिए उसको देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ इलेस्टिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक प्रत्यानयन गुणांक होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रत्यानयन गुणांक की हम बात करते हैं। प्रत्यानयन गुणांक के आधार पर देखिए जो पिंड दिए, जो भी पिंड है उसकी प्रत्यास्थता को एक्सप्लेन करने के लिए देखिए इसको हम लेके चलते हैं। और यहाँ पर ई की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 to 1। अब देखिए अगर ई इक्वल 1 होता है तो देखिए परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होती है, पूर्ण प्रत्यास्थ। अगर कोई बॉडी पूर्ण प्रत्यास्थ है तो E बराबर 1 होता है। और देखिए पूर्ण अप्रत्यास्थ इन इलास्टिक, तो उसमें देखिए इन इलास्टिक में E की वैल्यू कितनी हो जाती है, परफेक्टली इलास्टिक है, पूर्ण प्रत्यास्थ है तो E बराबर 1, और E बराबर 0 होती है तो वो होती है पूर्ण अप्रत्यास्थ, है ना, इन इलास्टिक बॉडी। और ऐसी बॉडी में देखिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है बिल्कुल लॉस हो जाती है, ठीक है। और इसमें देखिए काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा का जो लॉस होता है बिल्कुल 0 होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। E इक्वल 1 अगर होता है किसी बॉडी के लिए, किसी पिंड के लिए E का मान अगर 1 होता है तो वहां पर देखिए उसकी गतिज ऊर्जा में हानि बिल्कुल 0 होगी। अब देखिए गतिज ऊर्जा में हानि अगर 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी लॉस ही नहीं होगी, तो एक बार अगर वो मोशन करने लग जाए तो वो हमेशा लाइफ टाइम मोशन करने लग जाएगी। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, देखिए ये है सरफेस, ठीक है। इस सरफेस पे कोई ऐसी इलास्टिक बॉडी हमने यहाँ से गिरा दी h हाइट से, कितनी हाइट से, h हाइट से। तो देखिए ऊपर से जैसे हम गिराएंगे तो इसमें क्या है, देखिए इसमें काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा, तो उसमें लॉस नहीं होगा, तो ये गति करती रहेगी। यानी h हाइट से हम इसे गिराएंगे तो वापस ये कितनी हाइट पे चली जाएगी, वापस ये h हाइट पे चली जाएगी। फिर h हाइट से इसे गिराएंगे तो वापस ये वापस h हाइट पे, यानी कुल मिला के ये हमेशा मोशन करती रहेगी, क्योंकि इसमें की काइनेटिक एनर्जी में तो कोई लॉस नहीं होगा। तो देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पर आगे देखेंगे। तो देखिए ऐसी बॉडी देखिए यहाँ हमारे अर्थ पे, पृथ्वी पे तो मौजूद नहीं है। तो देखिए E बराबर 1 हम यहाँ पर मान के चलते हैं। अगर ऐसा कोई पिंड मिल जाए, ऐसी कोई बॉडी मिल जाए, तो देखिए उससे हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और एनर्जी हम इस तरह से जनरेट कर सकते हैं कि हमें किसी दूसरे इक्विपमेंट्स की आवश्यकता नहीं है, हमें ये बड़े बड़े बांध बनाने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए ट्रांसफार्मर से हम जिस तरह से टरबाइन वगैरह होते हैं, है ना, तो वहाँ टरबाइन जब घूमते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, थर्मल से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो देखिए इस तरह की अगर बॉडी मिल जाए E बराबर 1 वाली, तो देखिए उससे भी हम यहाँ पर एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देखिए E बराबर 1 की जो डेफिनेशन है, E बराबर 1 यानी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी वास्तव में इस अर्थ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। E बराबर 0, देखिए E बराबर 0। ऐसे भी पिंड होते हैं, जैसे हमने यहाँ से इसको छोड़ा, छोड़ते ही देखिए वो बिल्कुल यहाँ आने के बाद टोटल काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में पूरी हानि हो जाएगी, और फिर उसके बाद वो स्थिर अवस्था में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो देखिए बहुत से ऐसे भी पिंड होते हैं, जैसे एक मिट्टी का अगर हम गीला पिंड ले लेते हैं, बिल्कुल जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे हम उसको छोड़ेंगे तो देखिए वहीं गिर जाएगा, फिर वो मोशन नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं कि वो E बराबर 0 है। और यहाँ पर देखिए 0 और 1 के बीच में देखिए मोशन होती रहेगी। तो यहाँ पर देखिए E बराबर 1 वाले केस तो धरती पे कम मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए फिजिक्स में हम मान के चलते हैं, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में दिया गया है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी,
पूर्ण प्रत्यास्थ पिंड, तो फिर आपको ई का मान क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पदार्थों में प्रत्यास्थता के गुण की व्याख्या कौन करता है, ई। ई यहां पर एक कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं प्रत्यानयन गुणांक, कॉन्स्ट है ना, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी हम इसे कह सकते हैं। तो लिखें आप, इसकी डेफिनेशन लिखें, प्रत्यास्थता होती क्या है और प्रत्यास्थता पिंड होते क्या है। तो लिखें आप, जब दो पिंड आपस में टकराते हैं, क्या होता है, देखिए बहुत छोटी छोटी बातें हमें यहाँ पर देखनी है। टकराते हैं तो सिंपल सी बात है, जब जिस पॉइंट पर टकराएंगे वहां पर देखिए, अगर इलास्टिक बॉडी होगी तो वहां पे देखिए थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा वहां पे, लेकिन वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है। तो कहते हैं जब दो बॉल, रबड़ की दो बॉल आपस में टकराती है, तो जिस बिंदु पर टकराती है वहां का कुछ हिस्सा देखिए दब जाता है ना, और उसके बाद देखिए वापस वो क्या है कि अपनी पूर्व अवस्था में लौट आती है, अपने ओरिजिनल शेप में। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो इलास्टिक बॉडी है, प्रत्यास्था पिंड है। ठीक है, और यहीं पे देखिए अगर हम दूसरे पिंड ले लें, दूसरी बॉडी ले लें, तो वो बिखर भी जाती है। तो यहाँ पर देखिए यही बात हमें यहाँ पर लिखनी है, दो पिंड आपस में टकराते हैं तो उनके संपर्क बिंदु पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कुछ भाग विकृत हो जाता है। विकृत हो जाना, डिफॉर्म हो जाना, यानी उसमें चेंजेस आ जाना, सिंपल सी बात है, विकृत हो जाता है, जिसके कारण पिंडों में आंतरिक प्राकृतिक बल, इनर नेचुरल फोर्सेस। तो देखिए इनर नेचुरल फोर्स होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ से जैसे हमने कोई भी देखिए रबड़ की बॉल यहाँ से हमने छोड़ी, तो टकराने के बाद वो वापस ऊपर क्यों उठी, उसका रीजन यही है, इनर नेचुरल फोर्स। जैसे ही वो टकराएगी तो वहां पर देखिए उसका जो टकराने वाला जो पार्ट है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वहां पे देखिए वो डिफॉर्म हो जाती है, वहां का जो भाग होता है वो विकृत हो जाता है। लेकिन उसमें इस विकृत होने के कारण कहते हैं ना एक्शन के प्रति रिएक्शन, तो वही वाली बात यहाँ पे समझ सकते हैं। तो डिफॉर्म होने के बाद यहाँ पर इनर नेचुरल फोर्स डेवलप होता है, और उसके बाद देखिए वो फोर्स उसे वापस अपनी पूर्व अवस्था में लाने का प्रयास करता है, ओरिजिनल शेप में लाने का प्रयास करता है। तो देखिए ऐसा केवल प्रत्यास्था पिंडों में होता है, इलास्टिक बॉडी में ही ऐसा होता है। तो लिखें आप, जिसके कारण पिंड अपनी मूल अवस्था में, ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। और देखिए ये जो गुण हैं इसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। और इस तरह के जितने भी पिंड होते हैं, जितनी भी बॉडीज होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्था पिंड। तो लिखें आप, लिखिए, पिंडों का यह गुण क्या कहलाता है, प्रत्यास्था कहलाता है। तथा इस तरह के जितने भी पिंड हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यास्था पिंड।
तो देखिए इस प्रकार के पिंडों को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्था पिंड। देखिए ये सब डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे। देखिए बहुत सिंपल सी फिजिक्स अभी हम देख रहे हैं, और वक्त के साथ देखिए हम डिटेल में और डीप में भी जाएंगे। ये लीजिए, तो आप नोट कर लीजिए। देखिए एग्जाम में छोटी छोटी डेफिनेशन से पूछ ली जाती है, और देखिए कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा खाली हो जाता है, एक एक बूंद का भी महत्व होता है। तो यहाँ पर देखिए एक एक नंबर के जितने भी प्रश्न हैं, देखिए उन्हें हमें छोड़ना नहीं है। सेक्शन ए में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए आप नोट कर लीजिए, इलास्टिक बॉडी होती क्या है और इलास्टिसिटी होती क्या है। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो प्रत्यास्था पिंड जो होते हैं, इलास्टिक बॉडी, जब आपस में टकराते हैं तो देखिए मैंने आपको बताया, इनके जहां भी ये टकराते हैं तो उस पॉइंट पे देखिए ये डिफॉर्म हो जाते हैं, आकार में परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए आकार में परिवर्तन कितने टाइम तक हुआ, पीरियड ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो यहाँ पर कंप्रेशन और रेस्टिट्यूशन की हम बात करेंगे, है ना। एक तो क्या होता है देखिए, एक तो संपीड़न काल होता है, जो आकार में परिवर्तन होने में जो भी टाइम लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैं एक एग्जाम्पल के एक डायग्राम में ले लेता हूँ। देखिए ये लीजिए, जैसे सपोज कीजिए ये किसी सरफेस से टकराया, तो टकराने के बाद देखिए इसमें इस तरह की पोजीशन बन जाती। ये सपोज कीजिए इस पॉइंट पी पे टकराया, तो यहाँ पर देखिए इसका कुछ भाग देखिए डी फॉर्म हो जाता है, थोड़ा सा देखिए वहां से दब जाता है, पुश हो जाता है। तो देखिए इस तरह की पोजीशन यहाँ पर बन जाती है पॉइंट पी पे। ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सपोज कीजिए एक रबड़ की बॉल है, हमने दीवार पे फेंकी, जिस पॉइंट पे वो टकराएगी तो वहां से थोड़ी सी दब जाएगी। तो देखिए इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने में जो टाइम लगता है, टकराने के बाद देखिए उसका पार्ट जो चेंजेज हुआ, जो डिफॉर्म हुआ है, ये जो चेंजेज आया है, इस चेंजेज में जितना भी टाइम लगता है वो कहलाता है देखिए संपीड़न काल। क्या कहलाता है? पीरियड ऑफ कंप्रेशन हम इसे कहते हैं, है ना। कंप्रेस हो गया है यहाँ से, तो ये कहलाता है पीरियड ऑफ कंप्रेशन, ठीक है, संपीड़न काल। और देखिए जैसे ये इस तरह से देखिए चेंजेस आएगा, डिफॉर्म होगा, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या बताया था, इनर नेचुरल फोर्स, इसमें एक आंतरिक प्राकृतिक बल उत्पन्न होगा, जो इसे वापस अपनी ओरिजिनल शेप में लाने का प्रयास करेगा और ओरिजिनल शेप में ला देगा। तो यहाँ पर देखिए वापस इस पोजीशन से देखिए इस पोजीशन में आने तक का जो टाइम है, ये लीजिए। तो देखिए ये पुश होने के बाद वापस देखिए इस तरह से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। तो इससे वापस इस पोजीशन में आने का जो टाइम है वो क्या कहलाता है? प्रत्यानयन काल। ये देखिए छोटी छोटी बातें आपने देखी होगी। ये है पीरियड ऑफ कंप्रेशन, और ये होता है देखिए पीरियड ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। तो देखिए ये रेस्टिट्यूशन का टाइम और कंप्रेशन का टाइम जो भी है, तो ये आपने देखिए 11th क्लास में छोटी छोटी क्लासेज में देख रखा है। लेकिन देखिए यहाँ भी देखिए कभी कभी एक एक नंबर में ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए अभी आपको मैंने बताया था एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए यहाँ पर इन सब बातों को हमें लिखना है। हेडिंग डालें आप, संपीड़न काल। तो देखिए यहाँ पर
संपीड़न काल क्या होता है और प्रत्यानयन काल क्या होता है, इनकी डेफिनेशन समझें आप। और वैसे देखिए इनकी डेफिनेशन को अब क्या समझना, ये तो मैंने आपको बता दिया, केवल इसकी डेफिनेशन को आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए कंप्रेशन का टाइम क्या होता है और रेस्टिट्यूशन का टाइम क्या होता है, 11th क्लास में या 12th क्लास में आपने फिजिक्स में पढ़ रखा। देखिए तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर देखिए इसकी डेफिनेशन आप लिखें, जब दो पिंड आपस में टकराते हैं तो संपर्क बिंदु पर उनके आकार में परिवर्तन, देखिए उनके शेप में परिवर्तन आ जाता है, चेंजेज हो जाता है। उस चेंजेज में जितना भी टाइम लगता है आकार में परिवर्तन होने में लगा समय क्या कहलाता है, पीरियड ऑफ कंप्रेशन। ठीक है, क्या कहलाता है, संपीड़न काल। तथा पुनः अपनी मूल अवस्था में आने का जो टाइम है उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन काल। ये लीजिए, तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पर है। और यहाँ पर जैसे ही वो टकराते हैं तो उनका शेप चेंज हो जाता है, तो जो भी चेंजेस आया है उसमें कितना टाइम लगता है वही है पीरियड ऑफ कंप्रेशन। और यहाँ पर देखिए वापस अपने ओरिजिनल शेप में आने में जो टाइम लगता है वो है पीरियड ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो देखिए प्रत्यानयन काल क्या होता है, संपीड़न काल क्या होता है, इस सब बातों पे देखिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हम देखेंगे, और देखिए सेक्शन ए में देखिए इस तरह की डेफिनेशन सीधे सीधे एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो वहाँ पर देखिए हमें हालांकि मार्क्स कम मिलते हैं, लेकिन देखिए अगर हम छोटी छोटी डेफिनेशन छोड़ देंगे तो देखिए सेक्शन ए में टोटल 10 प्रश्न आते हैं, तो वहाँ देखिए हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। तो देखिए सिंपल सी डेफिनेशन है, ये आप नोट कर लीजिए। और देखिए थोड़ा सा टाइम पे भी हमें देखना पड़ेगा, टाइम का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, कितना टाइम और बचा है। तो देखिए स्टूडेंट्स आज तो टाइम हो गया है, ठीक है। तो देखिए आज हमने बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन हमने देखी है। और कल की क्लास में देखिए हम जो देखेंगे उसका भी मैं बता देता हूँ। कल की क्लास में हम सबसे पहले न्यूटन्स का एक नियम था न्यूटन का। तो सबसे पहले देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ डायरेक्ट इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट पे देखिए न्यूटन ने एक नियम दिया है जिसमें हम रिलेटिव वेलोसिटीज देखते हैं, एक तो इम्पैक्ट से पहले और एक इम्पैक्ट के बाद, उनका जो रेशो होता है वो माइनस ई के इक्वल होता है। तो एक तो ये रूल हमें देखना है। और उसके बाद हम देखेंगे संवेग संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो ये भी हमें देखना है। और उसके बाद देखिए काइनेटिक एनर्जी पे हम चलेंगे, दो बॉडी आपस में टकराती है तो काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस होता है वो हम कैसे निकालें। तो देखिए बहुत कुछ है अभी इस यूनिट में। तो ये तो देखिए एक स्टार्टिंग का दौर था, आज हमने केवल सिंपल सी डेफिनेशंस को समझा है। उसके बाद देखिए कल से मेन कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो फिलहाल देखिए आज हम इतना ही देख पाएंगे, ठीक है। गुड नाइट।